तो भाई आप लोग बोलोगे मेरे को कि कुछ समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, आपका क्या, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा बताओ, तब तो हम समझे कि आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। हाँ सुष्मिता बताओ तो, सुष्मिता देवनाथ। सुष्मिता, Sushmita, your mic is mute. Kindly unmute yourself and tell me. Ranjan? रंजन रोशन। हाँ सर। रंजन आप लास्ट क्लास किए थे? जी सर। कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर। आप कहाँ से हो? बिहार से? यस सर, गया डिस्ट्रिक्ट। तो सर माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ठीक है सुष्मिता, कोई बात नहीं। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज यस सर। these things are not in your syllabus, okay? these are हाँ सर। these are something which you people will not get anywhere else. आपको कोई सिखाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो भी चीज मैं बात कर रहा हूँ ना, ये चीजों को सीखने के लिए लोगों का 4-5 साल चला जाता है। जब वो काम करते हैं इंडस्ट्री पे 4-5 साल तक वो लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजें इतना इम्पोर्टेंट है आपको, आपके करियर के लिए। जब आप काम करने जाओगे, पकड़ लो आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया, आपको जॉब भी मिल गया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो आप आज सीख रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी लोगों को हम फ्री में सिखा रहे हैं, इसलिए शायद से इसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। इसी कोर्स का हम लोग 45,000 रुपीज चार्ज करते हैं आपको, जो आप फ्री में सिखा रहे हैं ना, यही चीज का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें इतना डिटेल्स में आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेगा, और सिस्टमेटिकली एक लाइन से जो कंसेप्ट को क्लियर करके आपको उतना काबिल बनाए कि आप जॉब रेडी हो जाओ, वैसा कहीं पे नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से करो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अगर आप मेरे साथ करते हो। मुझको स्टूडेंट्स इतने कम देख के मेरे को थोड़ा दुख लगा। एनीवेज चलो हम शुरू करते हैं भाई। आप लोगों को मैंने क्या सिखाया अभी तक? अभी तक हमने किया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक्स हमने सिखाए कि भाई कैसे हम सर्किट बना सकते हैं और कैसे एक स्विच से हम मल्टीपल सर्किट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है मेरा? इज माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके सो अभी देखो, हमने जो लास्ट पे किया था वो था आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, और एक कॉन्टेक्टर यूज किया था, और हमने दिखाया था कि पुश बटन से कैसे कॉन्टेक्टर के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। अभी जो मेन हमारा फोकस है वो है ऑटोमेशन पे, ठीक है? ये सारी चीजें अगर नहीं समझोगे तो फिर ऑटोमेशन में आप काम नहीं कर पाओगे, ऑटोमेशन आपको समझ में आएगा नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, और आज हम ऑटोमेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ऑटोमेशन होता क्या चीज है? सेल्फ गाइडिंग सर। व्हाट इज ऑटोमेशन? जो मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है। मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है ना? और कम टाइम में वो चीज ज्यादा वो प्रेफर करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी। और ह्यूमन यूजर को वो सर कम जो करता है। मैनुअली काम होगा सर, तो कहीं ना कहीं एरर कितना भी फोकस करके ये करेगा तो मैनुअली वे में उसका टाइम ज्यादा लगेगा उसको रीचेक करते करते। और ऑटोमेशन में ये होता है कि ऑटोमेशन ही पूरा उसमें प्रोग्राम सेट रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो अपना वे में वो कंप्लीट करते जाएगा।
और वो प्रोडक्शन एरर सारा चीज कंप्लीट करके परफेक्ट वे में वो कम टाइम में वो चीज करके ये करके देगा सर। और बढ़िया बढ़िया, मतलब मशीन कंट्रोल हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन कंट्रोल, है ना। सो व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन इज नथिंग बट ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स विथ और विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। मतलब आपका इंसानों का इंटरफेरेंस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। हो सकता है आप जो काम प्रोसेस कर रहे हो वो टोटली आपका कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे ही है। मतलब आपको जस्ट जाना है, पावर सप्लाई ऑन करना है, स्टार्ट मारना है, और बाकी सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई ऑटोमेटिक तो मशीन को कंट्रोल करेगा, साथ में क्या है कि हम इंसानों का इंटरफेरेंस रहेगा। अब ये क्या चीज है? पकड़ लो आप एक पावर प्लांट लेते हो। पावर प्लांट में मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि किस तरीके से होता है कि टरबाइन रहता है ना, बॉयलर रहता है, जनरेटर रहता है, तब जाके आपका पावर जनरेट होता है। तो उस टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक कंट्रोलर का यूज करेंगे जो ऑटोमेटिकली उस टरबाइन को मैनेज करेगा। बट एट द सेम टाइम जो ऑपरेटर है, टरबाइन ऑपरेटर, डीसीएस ऑपरेटर, वो डेस्क पे बैठा रहेगा और सारे पैरामीटर्स को वो देखेगा। कहीं पे अगर कोई भी एरर आता है, कुछ एक मिस हैपनिंग होती है, तो इमीडिएटली द ऑपरेटर विल टेक द कमांड इन हिज हैंड। वो खुद से फिर कमांड देना शुरू करेगा और कंट्रोलर ऑपरेटर के कमांड को फॉलो करेगा। ठीक है। सो ऑटोमेशन इज नथिंग बट ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स विथ और विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। ये एक लाइन पे ऑटोमेशन खत्म होता है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, कि क्या क्या टाइप के ऑटोमेशन हो सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ऑटोमेशन तीन तरीके का ऑटोमेशन हम बोल सकते हैं। एक होम ऑटोमेशन, दूसरा ऑफिस ऑटोमेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है। होम ऑटोमेशन क्या है? आजकल आप देखे होंगे कि स्मार्ट लाइट्स आ रहे हैं, स्मार्ट फैन आ रहे हैं, स्मार्ट एसी आ रहा है। कैसे कि आप मोबाइल पे कमांड दोगे और आपके वॉइस कमांड से वो एसी चलेगा, फैन चलेगा, लाइट चलेगा, हर एक चीज हो सकता है। तो दिस थिंग्स आर योर ऑफिस ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन। कि आप जब रूम पे हो तो आपका लाइट जले, आप रूम से बाहर निकल गए तो आपका लाइट ऑफ हो जाए, फैन ऑफ हो जाए, एसी ऑफ हो जाए। तो दीज आर योर होम ऑटोमेशन। ठीक है। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है, फिर और एक तो क्या है, ये क्या नाम है गूगल का है, एनीवेज। सो ऑफिस ऑटोमेशन क्या है भाई? ऑफिस ऑटोमेशन मतलब कि ऑफिस के जितने सारे काम हैं उसको ऑटोमेटिक करना। जैसे हम लोग यूज करते हैं टेली सॉफ्टवेयर, यूज करते हैं अकाउंट्स के लिए, आप ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो ये सब क्या करता है, मैनेज कर देता है आपके सारे फाइल्स को, सब कुछ ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा है। आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो। बट होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये हैजार्डस सिचुएशन में होता है। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है, वहां पे डस्टी एनवायरनमेंट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा देर तक आपका लास्टिंग नहीं करेगा। और हमारे मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मशीन्स होते हैं, उनको हमको कंट्रोल करना है। सो हमारा फोकस कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे है। ठीक है। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन देन? Industrial automation is the automation used in industry to control the industrial process and equipment. This is called your industrial automation. समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है? इंडस्ट्री के जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हम जो कैसे कंट्रोल करेंगे उस चीज को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। नाउ जब हम बोल रहे हैं कि कंट्रोल करना है, मशीन को कंट्रोल करना है, दिमाग में यह आता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल ए मशीन। पहला सवाल, मशीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो बताओ? हाउ कैन वी कंट्रोल ए मशीन? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है
आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एनी आइडिया? एनीथिंग यू वांट टू से? हाउ कैन वी कंट्रोल ए मशीन? पहले ये बताओ कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? सर बोलो। सर डायरेक्टली ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इजी वे में सर, जहाँ से उसको इनपुट देते हैं वहां से उसका वो काट सकते हैं, तो वो मतलब काम करना बंद कर सकता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल को समझो। कोई भी मशीन है, किसी भी टाइप का मशीन है, ठीक है, एनीथिंग which is reducing the human effort is a machine. कंट्रोलर सर। कंट्रोलर, ओके गुड। एक चीज आ गया अपने पास, कंट्रोलर। और अभी कंट्रोलर है आपके पास, गियर बॉक्स के साथ आप स्पीड को कंट्रोल करोगे। बट बेसिक चीज सोचो ना कि कोई भी मशीन है, उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमको उस चीज को सेंस करना जरूरी है। पकड़ लो, कोई भी एक पैरामीटर है, प्रेशर है, ठीक है, आप प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हो। एक पाइपलाइन पे तेल जा रहा है या फिर स्टीम जा रहा है, और उस जो स्टीम जा रहा है, उस स्टीम का आपको प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो पहला काम ये होगा कि हमको तो प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। यार में बड़ा पता है। हेलो, मंडे 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 एकदम पक्का, मंडे मंडे पक्का 100%। हेलो हेलो बोल रहा हूँ तुम लोगों को, देखो दिमाग कहाँ चला जाता है। एनीवेज, सो प्रेशर जो होता है, प्रेशर को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा ना। अगर आपको करंट को कंट्रोल करना है, पकड़ लो, कहीं पे करंट को अगर कंट्रोल करना है तो आपको करंट को मेजर करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा, है कि नहीं? Am I right or wrong? यस सर। So anything that can be sensed can be measured, and anything that can be measured can be controlled. इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, अगर हम उस पैरामीटर को सेंस कर सकते हैं तभी मेजर कर पाएंगे, और अगर मेजर कर सकते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी हो। समझ में आया? सो कंट्रोल करने से पहले किसी भी चीज को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको यह समझना पड़ेगा कि हमको वो पैरामीटर, पर्टिकुलर जो पैरामीटर है, उसको मेजर करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी पैरामीटर को मेजर करना है तो सबसे पहले आपको उसको सेंस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? कोई भी पैरामीटर है, उसको मेजर किए, मेजर करने के लिए हमको सेंस करना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सेंसर्स। क्या चाहिए? सेंसर्स चाहिए, जो सेंस करेगा। उसके बाद उस सेंसर को यूज करके आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? आपको कैलिब्रेटेड स्केल पे उसका वैल्यू देगा, उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट। समझ में आया कि सेंसर क्या करेगा? सिग्नल देगा, और उसको जब आप कैलिब्रेटेड स्केल पे डालोगे कि भाई 1 मीटर बोलने से इतना लंबा होता है, उसी को हम 1 मीटर बोलते हैं। अब 1 मीटर थोड़ा ही ना नेचुरल है, 1 मीटर हमने डिफाइन किया है कि इतने डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे हम, इतना वेट को 1 kg बोलेंगे, ये हमने डिफाइन किया है। इतना चार्ज अगर फ्लो होता है तो 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? स्केल, मेजरमेंट, ये सारा चीज, ये सब हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है ना। यूनिट्स हमने डिफाइन किया है ताकि सबको समझ में आए, और इंटरनेशनली हमने उसको ग्रांट किया है कि इस पर्टिकुलर यूनिट को हम मानेंगे। इतना चीज होगा तो ये बोलेंगे, इतना मास होगा तो उसको 1 kg बोलेंगे। समझ में आ रहा है? नाउ सेंसर यूज करके क्या क्या बनाएंगे? इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम मेजर करेंगे, मेजर कर पाए तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। यही होता है आपका ऑटोमेशन, ठीक है, कंट्रोल। नाउ व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल? हमको क्या चीज चाहिए जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इस चीज को समझते हैं थोड़ा बढ़िया से, अपने आप को देख। हम अगर ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं, हमको अगर समझते हैं तो पीएलसी समझ जाएंगे।
हमारे पास क्या है भाई, नेचर ने हमको 5 सेंसर्स दिए हैं, है ना, कि हमको आंख दिया है, कान दिया है, नाक दिया है, स्किन से हम सेंस करते हैं, हमारी टांग दिए है। वो 5 सेंसर से ही हम कंटिन्यूअसली सेंस करते रहते हैं। अगर आपका कोई एक सेंसर काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। जिसकी आंखें नहीं है वो देख नहीं पा रहा है, कान नहीं है तो फिर वो सुन नहीं पा रहा है। तो सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए। नाउ व्हाट दिस सेंसर्स डू, व्हाट आर सेंसर्स? सेंसर्स क्या करते हैं? सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट गिव द इनपुट टू द कंट्रोलर। ये जो आंखें है हमारी, कान है, क्या ये कुछ काम करते हैं? ये सिर्फ क्या करते हैं? ये सेंस करते हैं और वो सिग्नल को कहां पे भेजते हैं? आपके कंट्रोलर को भेजते हैं। कंट्रोलर कहां पे है? आपके दिमाग। दिस इज आवर कंट्रोलर। सो जैसे ही सेंसर ने सेंस किया और उसने कंट्रोलर को दिया, तो कंट्रोलर क्या करता है? क्या अरे भाई ये इनपुट आया मेरे पास। अब कंट्रोलर बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड प्रोग्राम, याद रखना ये वाला, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड प्रोग्राम, डिफाइंड प्रोग्राम, कि जो भी प्रोग्रामिंग है आपके दिमाग में ऑलरेडी हो गया है बचपन से आज तक लेते हुए, उसके ऊपर बेस करके कोई एक डिसीजन लेता है। उससे बाहर कोई डिसीजन नहीं लेगा। उसके ऊपर बेस करके, कि जो भी प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर बेस करके जो इनपुट मिला है, उस इनपुट को देखते हुए वो डिसीजन लेगा कि करना क्या है अभी। जब डिसीजन ले लेगा कंट्रोलर, तो कंट्रोलर क्या करेगा? आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, कंट्रोलर विल सिंपली कमांड, विल गिव द कमांड टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। किसको देगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ये कंट्रोल एलिमेंट क्या है? कंट्रोल एलिमेंट वो है जो फाइनली आपका एग्जीक्यूट करता है वो टास्क जो कंट्रोलर डिसाइड करता है। तो पकड़ लो, आपके सामने अभी आप बैठे हुए हो और वहां पे क्या है कि एक सांप आ जाता है ना। इफ देयर इज अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, आप क्या करोगे? आप कूदोगे वहां से, भागोगे वहां से, है ना, चिल्ला के उठोगे, अरे बाप रे सांप आ गए। कैसे पता चला? या तो आपकी आंखों ने उस सांप को देखा होगा, या फिर आपने फील किया हुआ होगा और फिर देखा होगा। तो सांप जब आएगा तो आपके दिमाग को पता है कि भाई इस टाइप का दिखने वाला जो चीज है उसको सांप कहते हैं और ये जहरीला होता है, इससे भागना चाहिए आपको। जैसे ही आप वहां से हटे तो आपके दिमाग ने क्या किया? जैसे आपने सेंस किया कि भाई ये दिस इज अ स्नेक, आपके दिमाग ने बोला कि भाई एक काम कर, भाग यहां से। तो उसने कमांड किसको दिया? कमांड दिया आपके पैरों को, है ना, और आप भागे। अब थोड़ा दूर जाके आपको मिला एक लठ, तो आपने क्या? वो स्टिक उठाया, तो आपके दिमाग ने बोला आपको कि ये एक स्टिक है। आपकी आंखों ने सेंस किया देयर इज अ स्टिक एंड यू पिक अप द स्टिक, और आपको पता है कि उस स्टिक से आपको मारना है। तो कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोलर कर रहा है, दिमाग। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स। और सेंस कौन कर रहा है? आपके सेंसर्स। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेशन इन अ ब्रीफ। सो अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो सेंसर्स क्या क्या करेंगे? सेंसर्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स व्हिच विल गिव इनपुट टू द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर को इनपुट देंगे। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स द प्री डिफाइंड प्रोग्राम, जो उसके दिमाग में पहले से सेट है, उस चीज को वो एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव। देखो एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको लगेगा चलो ये समझ गए, ऐसा नहीं है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इग्नोर मत करना। कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स द प्री डिफाइंड प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव्ड। इट कैलकुलेट्स, इट्स इवैल्यूएट्स एंड टेक डिसीजन। कंट्रोलर का काम है डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेगा, ठीक है। एंड देन वंस डिसाइडेड, द कंट्रोलर गिव्स द कमांड टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोलर क्या करेगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देगा। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट सिंपली फॉलो द कमांड रिसीव फ्रॉम द कंट्रोलर। वो कंट्रोलर से जो भी कमांड आएगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके पास कोई दिमाग नहीं है, अपने हाथों के पास कुछ नहीं है, जो भी दिमाग बोलेगा हाथ कर देगा।
दिमाग का और हाथ का अगर कनेक्शन कट कर दो तो फिर दिमाग बोलेगा यार मार इसको, नहीं मार पाओ, है ना। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है अपने प्रोग्रामिंग पे। अभी पकड़ लो कि आपने एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एकदम छोटा बच्चा है, जस्ट चलना फिरना शुरू किया, वहां पे उसके सामने एक सांप आ जाता है। हो सकता है वो डर जाए या फिर हो सकता है उसको पकड़ने चला जाए। तो उसके पास वो समझ नहीं है, अभी तक उसका प्रोग्रामिंग नहीं हुआ है उसके दिमाग का। वो क्या करेगा? वो मल फंक्शन करेगा, वो कुछ भी कर देगा। वो क्या करेगा वो कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन एक मैच्योर्ड आदमी वो क्या करेगा? भागेगा। वहीं पे जो लोग सांप पकड़ते हैं वो अगर सांप को देखेगा तो क्या भागेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो सीधा खड़ा होगा, वो देखेगा सांप का मूवमेंट क्या है, भाई मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ, वो आराम से इजीली पकड़ लेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग दैट इज मेड इन आवर कंट्रोलर। उसी के बेसिस पे हम सारा डिसीजन लेते हैं। और क्या चीज डिसीजन लेने पे मदद करती है? वो है हमारे सेंसर्स, जो इनपुट को सेंस करके बताते हैं कि ये सिचुएशन है, अभी आपको क्या करना है। सो हमको ध्यान रखना है कि वो चाहे पीएलसी हो, वो चाहे डीसीएस हो, वो चाहे हमारा दिमाग का प्रोग्रामिंग हो, हर एक प्रोग्रामिंग के ऊपर अपने को ध्यान देना है कि वो सही ढंग से सही प्रोग्रामिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रोग्रामिंग गलत हुआ, एग्जीक्यूशन गलत होगा। प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गया, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ होगा। ये चाहे आपके लाइफ के लिए भी हो तब भी गड़बड़ होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, यू विल फील दैट ओके द एग्जीक्यूशन इज ओके राइट एज पर योर प्रोग्रामिंग, है कि नहीं। बट अगर प्रोग्रामिंग ही गलत है तो क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रोलर, अभी अपने को कंट्रोलर चाहिए, है ना। कंट्रोलर इन मॉडर्न इंडस्ट्री इज कॉल्ड योर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसमें क्या क्या होते हैं भाई? तो इसमें रहते हैं कुछ कार्ड्स रहते हैं, और जिसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट्स कनेक्ट करते हैं। जैसे सेंसर और इनपुट्स अपने को चाहिए, तो सेंसर और इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। सेंसर और इंस्ट्रूमेंट, इनको हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे, है ना। इनपुट डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन द फील्ड पे या फिर आपके कंट्रोल फ्लोर पे, वहां पे हम लोग मशीन्स पे क्या करेंगे? इनपुट डिवाइसेस लगाएंगे अलग अलग जगह पे। हो सकता है वो एक स्विच है, हो सकता है वो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, हो सकता है वो एक ट्रांसमीटर है। तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे फील्ड पे, और फील्ड से उसका कनेक्शन करेंगे किसके साथ? पीएलसी के साथ। कैसे करेंगे? थ्रू केबल्स और वायर्स। थ्रू केबल्स और वायर्स हम लोग कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ। ओके, नाउ सी, आपने स्विचेस को लिया, आपने पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स? सपोज देयर इज अ कंट्रोल वाल्व, या फिर कोई एक लैंप है, एक मोटर है, एक कॉन्टेक्टर है, तो these are the final control elements. So motor is a final control element, control valve is a final control element, solenoid valve is a final control element, your power cylinder is a final control element. So these are the final control element, और उनको कंट्रोल करने के लिए अपना पीएलसी कुछ कमांड दे, ठीक है। सो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी कैसे कनेक्टेड होंगे? वो हमारे पीएलसी के कार्ड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए अपने पास है इनपुट कार्ड। इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या है? इनपुट कार्ड है। पीएलसी में इनपुट कार्ड मिलेंगे आपको। और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए अलग से कार्ड आएगा, उसको हम बोलेंगे आउटपुट कार्ड। वो भी अलग से ही कुछ इनपुट्स रहेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे तरफ होगा, तो वो आउटपुट कार्ड होंगे, ठीक है। अभी क्या है कि आपको इनपुट डिवाइसेस को इनपुट कार्ड में लगाना है, आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट कार्ड में लगाना है, और पीएलसी को प्रोग्राम करना है, तब जाके पीएलसी चलेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये चीज। समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, यस सर। नाउ सी, चलो पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट पीएलसी। पीएलसी कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, क्या होता है पीएलसी, है ना। सो पीएलसी का अगर टाइप आप देखना चाहोगे तो हम 3 टाइप से पीएलसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड बेस्ड ऑन योर आर्किटेक्चर। व्हाट इज आर्किटेक्चर? मतलब उसका डिजाइन के ऊपर बेस्ड करके।
कि पीएलसी जो है उसका डिजाइन किस तरीके से किया गया है, उसके ऊपर बेस करके होता है आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। ये 3 टाइप के पीएलसी आपको मिलेंगे, कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। नाउ व्हाट इज कॉम्पैक्ट पीएलसी? कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या है? ये वो पीएलसी है जिसमें आपका सीपीयू बोलो या फिर आपका जितना सारा पार्ट्स है वो सब कॉम्पैक्ट डिजाइन रहता है, ठीक है, इनबिल्ट रहता है, इसमें अलग से कुछ नहीं रहता है। मैं दिखाता हूं आपको। सो दिस इज योर कॉम्पैक्ट पीएलसी। यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज ए कॉम्पैक्ट पीएलसी। ओके, इसमें क्या है कि आपका जो इनपुट आउटपुट कार्ड है वो इनपुट आउटपुट कार्ड इसके साथ एकदम कनेक्टेड है, अटैच्ड है। इसका जो प्रोसेसर है या फिर सीपीयू है वो उसी में इनबिल्ड है। तो छोटा पीएलसी होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट, यूनिटरी और इंटीग्रेटेड पीएलसी बोलते हैं। किसको? एकदम से जो छोटा सा एक बॉक्स आता है और उसी बॉक्स में अगर आपका सीपीयू भी है, उसी बॉक्स में आपका इनपुट आउटपुट भी लगा हुआ है, उस कॉम्पैक्ट बॉक्स को हम बोलते हैं पीएलसी, कॉम्पैक्ट पीएलसी। या फिर कुछ लोग यूनिटरी पीएलसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पीएलसी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एक ही जगह पे सब कुछ। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है आपका मॉड्यूलर पीएलसी। अब कॉम्पैक्ट पीएलसी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर पकड़ लो आपका कुछ चैनल खराब हो गया तो आपको पूरा पीएलसी चेंज करना है। अगर पकड़ लो उसका एक यूनिट खराब होता है तो हमको पूरा का पूरा पीएलसी को रिप्लेस करना है, या फिर आपका पूरा शटडाउन हो जाएगा, आपका मशीन बंद हो जाएगा। इसी के चलते हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलर पीएलसी लेके आए। अब मॉड्यूलर पीएलसी में क्या फायदा है कि इसमें हर एक पार्ट्स अलग अलग से, इनपुट कार्ड अलग से, इसका सीपीयू अलग से, इसका पावर सप्लाई कार्ड अलग से। तो हम ये जो दिख रहा है आपको, ये पावर सप्लाई कार्ड हो गया इसका, ये इसका सीपीयू हो गया, यहाँ पे इसका इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स हो गए। तो हर एक कार्ड क्या है ना, हम खोल सकते हैं, अलग अलग से कार्ड को निकाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो हमको पूरा का पूरा पीएलसी चेंज नहीं करना पड़ता है अगर छोटा सा कोई माइन्यूट सा फॉल्ट आता है तो, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है आपका रैक टाइप पीएलसी। रैक टाइप पीएलसी मॉड्यूलर पीएलसी ही है लेकिन थोड़ा बड़े साइज में, ठीक है। आप अभी ऐसा ही समझ लो कि रैक टाइप पीएलसी जो है वो मॉड्यूलर पीएलसी है लेकिन साइज में बड़ा है, उसका कैपेसिटी ज्यादा है। ओके, नाउ दूसरे टाइप पे जाते हैं। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर क्या क्या मिला? कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी, रैक टाइप पीएलसी। ये किसके बेसिस पे है? आपके आर्किटेक्चर पे बेसिस पे। आर्किटेक्चर समझ में आया? आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन, बनावट। कैसे बनाए हमने? कॉम्पैक्ट पीएलसी को एक ही हाउसिंग के अंदर सब कुछ डाल दिया और कॉम्पैक्ट है, इसको आप खोल खोल के चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा टाइप क्या है? मॉड्यूलर पीएलसी। इसमें आपका नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बढ़ गया, आप अलग अलग से कार्ड लगा सकते हो। तो अगर एक कार्ड खराब होगा दूसरा कार्ड डाल दो इसमें, तो पूरा का पूरा यूनिट चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तीसरा टाइप क्या है? रैक टाइप पीएलसी। जब आपको बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट हैंडल करने हैं तब आप रैक टाइप पीएलसी प्रेफर करते हो, क्योंकि इसमें एडिशनल फैसिलिटीज मिलेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या फैसिलिटीज है। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओज। आईओज मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट? आप कितना इनपुट लेते हो पीएलसी में, कितना आउटपुट कंट्रोल करते हो, उसके ऊपर बेस करके हम क्या करते हैं, पिको पीएलसी, नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, मिनी पीएलसी, स्टैंडर्ड पीएलसी, इस टाइप से अलग अलग नाम देते हैं पीएलसी को, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या क्या है। Now see, based on your number of IOs, your Pico और Nano PLC less than 15 IOs, मतलब इसमें 15 इनपुट आउटपुट से अगर कम है तो हम इसको पिको या फिर नैनो पीएलसी बोल रहे हैं। अगर 15 से ज्यादा है और 128 से कम है इसको माइक्रो पीएलसी बोल रहे हो। 128 से 512 इनपुट आउटपुट, इसको हम मिनी पीएलसी बोलेंगे। स्टैंडर्ड और लार्ज पीएलसी क्या है? 512 इनपुट आउटपुट से भी ज्यादा। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओस हम भी क्या करते हैं, पीएलसी को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम नाम आप हर एक ब्रांड के लिए यूज हो, बट ये कॉमन आइडिया है कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स कम,
मतलब नैनो पीएलसी है, पिको पीएलसी बोलेंगे, और वो कॉम्पैक्ट साइज में ही आएगा, है ना। उसके लिए आपको रैक टाइप नहीं चाहिए कि 15 इनपुट आउटपुट है भाई, उसके लिए कहाँ रैक बैठा होगा। दूसरा है माइक्रो पीएलसी, वो आप छोटा मोटा मॉड्यूलर पीएलसी में मिल जाएगा या फिर कॉम्पैक्ट के साथ एक्सटेंशन में मिल जाएगा। मिनी पीएलसी मॉड्यूलर भी हो सकता है और छोटा मोटा रैक के साथ आ सकता है। स्टैंडर्ड एंड लार्ज वो तो रैक टाइप में ही प्रेफरेबल है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस पीएलसीज दैट वी यूज इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट किसके ऊपर बेस करके करेंगे, बेस्ड ऑन योर आउटपुट टाइप। जो आउटपुट कार्ड आप यूज करोगे उसके ऊपर बेस करके भी आप पीएलसी को डिफाइन करोगे अलग अलग से। बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप क्या है कि रिले टाइप हो सकता है, ट्रांजिस्टर टाइप हो सकता है, एनालॉग टाइप हो सकता है। 3 टाइप के आपको आउटपुट कार्ड मिलेंगे। रिले टाइप क्या है, जैसे हमने कॉन्टेक्टर देखा था पहले, तो कॉन्टेक्टर के जैसा ही छोटा छोटा रिले यूज होगा जिसमें एक कॉइल रहेगा और एनओएनसी कॉन्टेक्ट रहेंगे। नाउ रिले टाइप में प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि वहां पे एनओएनसी कॉन्टेक्ट है जो मैकेनिकल मूवमेंट कर रहे हैं, तो बहुत फास्ट ऑपरेशन के लिए रिले टाइप इज नॉट सुइटेबल। दूसरा क्या है कि स्विचिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब उतना नहीं जितना हमको लग रहा है, बहुत ही कम, माइक्रो मिनी सेकेंड में, बट ट्रांजिस्टर टाइप से ज्यादा लगेगा। अब ट्रांजिस्टर टाइप में क्या फैसिलिटी है, ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, है ना, सॉलिड स्टेट है, उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट है नहीं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होगा। दूसरा होगा कि क्योंकि इसमें मैकेनिकल वेयर एंड टियर नहीं है, तो इसका जो लाइफ होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो the main problem with mechanic is in the relay type is your mechanical wear and tear, क्योंकि उसमें मैकेनिकल स्विच लगे हुए हैं, रिले स्विच लगा हुआ है, ठीक है। स्विचिंग ऑपरेशन जहाँ पे रिपीटेड बहुत ज्यादा स्विचिंग ऑपरेशन है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी को प्रेफर करते हैं। और एनालॉग टाइप क्या है कि ट्रांजिस्टर टाइप या रिले टाइप वो डिजिटल कंट्रोल के लिए सही है, जब आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो वो डिजिटल कंट्रोल हो। एनालॉग टाइप मतलब जहां पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, प्रेशर कंट्रोल करना है, तो वो होता है एनालॉग टाइप। तो एनालॉग टाइप में एनालॉग कार्ड चाहिए अपने को, है ना, जहाँ पे ऑन ऑफ, सिर्फ ऑन ऑफ से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन चाहिए, 0 to 100% वेरिएशन चाहिए, वहां पे हम लोग एनालॉग टाइप यूज करेंगे। सो ये बेसिकली 3 टाइप से हमने डिवाइड किया पीएलसी को। क्या क्या बोला, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर, रैक टाइप। बेस्ड ऑन आईओस, पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड पीएलसी। ये क्या है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के बेसिस पे। बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप, रिले टाइप हो सकता है, ट्रांजिस्टर टाइप हो सकता है, एनालॉग टाइप हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो ये समझ गए। अब देखते हैं कि भाई पीएलसी जो है उसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं। सो पीएलसी क्या है, पीएलसी इज नथिंग बट ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड या फिर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। ये सेम टू सेम एक कंप्यूटर है जो आप लोग यूज करते हो, पीसी जिसको बोलते हो, कंप्यूटर है, लेकिन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट साइज का होगा, इसमें फैसिलिटीज रहेंगे, एडिशनल फैसिलिटीज। सो दीज industrial computers are made to withstand the industrial hazards. Industrial hazards बोलने से वाइब्रेशन, टेम्परेचर, डस्ट, ये सब वो withstand करे। आपका ये सब जो आपका डेस्कटॉप पीसी है वो क्या होगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खत्म, लेकिन एक पीएलसी उसका लाइफ 10 years, 20 years, 30 years होता है, ठीक है। नाउ द पीएलसी का कंपोनेंट क्या क्या होगा, अगर कंप्यूटर ही बोल रहे हैं तो उसको भी 3 टाइप का कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, इट इज योर नथिंग बट पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई चाहिए। कंप्यूटर में पावर सप्लाई कौन देता है, एसएमपीएस देता है। सिमिलरली एक एसएमपीएस अपने को चाहिए पीएलसी में, क्योंकि पीएलसी जो है, पीएलसी कितना वोल्टेज पे काम करता है, पीएलसी काम करता है 24 वोल्ट डीसी पे। पीएलसी कितने वोल्टेज पे काम करेगा, PLC will work in 24 volt DC power supply, ठीक है। हमारे पास पावर सप्लाई क्या है, 220 वोल्ट AC है। PLC वर्क करेगा किस पे,
24 वोल्ट डीसी पे, तो आपको बीच में क्या चाहिए, एक एसएमपीएस चाहिए, उसी को हम पावर सप्लाई कार्ड बोलते हैं। समझ में आया? सो देयर इज ए पावर सप्लाई कार्ड व्हिच इज नथिंग बट एन एसएमपीएस जस्ट लाइक इन योर पीसी। अब वो पावर सप्लाई कार्ड जो लगाओगे, वो लगाओगे कहाँ पे, उसको लगाने के लिए एक बैकप्लेन बनाते हैं, और जिसको आप रैक भी बोल सकते हो। ये रैक क्या काम करता है कि वो सारे जो मॉड्यूल्स है, सारे जो कार्ड है, उसमें उसके बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, नाउ द रैक होल्ड्स ऑल द मॉड्यूल्स एंड कार्ड्स, जैसे पावर सप्लाई कार्ड हो गया, सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट कार्ड हो गया, ये सबको वो रैक क्या करता है, पकड़ के रखता है और सबको पीछे से सप्लाई देता है 24 वोल्ट, and allows power supply as well as signal flow through its backplane। बैकप्लेन क्या है, पकड़ लो, ये बैकप्लेन है, और इसमें आपका इस टाइप से अलग अलग स्लॉट रहेगा, पिन वाला स्लॉट रहेगा, और आप क्या करोगे, कार्ड इसी में लगाते जाओगे। ठीक है, तो ये स्लॉट्स जो है वो इंटरनली डिजाइंड है ताकि इसमें क्या हो, डाटा फ्लो भी हो और पावर सप्लाई भी फ्लो। ठीक है, अभी तो ऐसा समझो, पहले बात करो। नाउ यू सी, दूसरा यूनिट क्या है भाई, सीपीयू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा हमारे पीसी का सीपीयू है, वैसा ही एक सीपीयू रहता है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, उसका डिजाइन चेंज कर दिया जाता है। काम यही है जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू कर रहा है ना, सेम टू सेम है। यस, इट इज सेम एज आवर पीसी। CPU is the brain of the whole PLC। PC का तो जानते ही हो। लेकिन unlike ordinary PC, ordinary CPU, the PLC CPU has 3 different mode। क्या क्या मोड है इसमें? प्रोग्राम मोड है, इसमें रन मोड है, और इसमें रिमोट मोड है। तो कोई भी जो PLC होगा, PLC का जो CPU होगा, वो 3 मोड पे काम करता है। There are 3 modes। यहाँ पे देखो, जो सीपीयू मिलेगा आपको पीएलसी का, उसमें लिखा होगा रन, रिमोट एंड प्रोग्राम। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कहाँ पे। नाउ देयर विल बी ए की, एक चाबी रहेगा इसमें, आप जिधर मोड दोगे वो उसी मोड को सिलेक्ट करेगा। कुछ कुछ पीएलसी में वो सॉफ्ट की से होता है, कुछ कुछ में हार्ड की रहेगा, और की को स्विच को चेंज करके आप मोड, प्रोग्रामिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू विल बी आस्किंग मी, सर ये मोड क्या समझ में आता है इस मोड से? जब आप पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे होगे तो इसको चाहिए प्रोग्राम मोड। अगर आप प्रोग्राम मोड में नहीं रख के पीएलसी को प्रोग्राम करते हो, पीएलसी प्रोग्राम लेगा नहीं। ठीक है, दूसरा मोड है कि जब आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने प्रोग्राम किया, उसको डाउनलोड कर दिया, आपका पीएलसी इज रेडी टू वर्क, तो प्रोग्राम मोड पे वो काम नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब आप उस प्रोग्राम को रन मोड में डालोगे। रन मोड में दे दिया, पावर सप्लाई ऑन है, रन मोड में दिया, आप पीएलसी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो? तीसरा क्या है? रिमोट मोड। फिर रिमोट मोड क्या है? रिमोट मोड ये है जब आप इस पीएलसी के साथ कोई एक HMI कनेक्ट करते हो, स्काडा कनेक्ट करते हो, या फिर आप उसको ऑनलाइन पे अपने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करके आप उस पर काम कर रहे हो, तब जाके आपको रिमोट मोड सिलेक्ट करना है। तो ये 3 मोड है। जब आपको प्रोग्राम अपलोड या डाउनलोड करना है तो आपको प्रोग्राम मोड सिलेक्ट करना है। जब आपको ऑनलाइन वैल्यूज देखने हैं और या फिर ऑनलाइन डाटा चेक करना है, फॉल्ट फाइंडिंग करना है, उस वक्त आप रिमोट मोड में डालोगे। या फिर स्काडा के साथ कनेक्ट करना है, रिमोट मोड में डालोगे। HMI के साथ कनेक्ट करना है, रिमोट मोड में डालोगे। और नॉर्मल अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड वो रन करवाना है कि पीएलसी को, तो रन मोड में डाल दो, वो अपना काम करता है। तो ये 3 मोड होते हैं पीएलसी के सीपीयू पे। सीपीयू का और एक खासियत क्या है इसमें, पीएलसी के सीपीयू में, कि एक तो बता दिया आपका क्या चीज है, अंतर क्या है। नॉर्मल जो पीसी का सीपीयू होता है उसमें आपको प्रोग्राम मोड, रन मोड अलग से नहीं रहता है, लेकिन पीएलसी का जो सीपीयू होता है उसमें रन मोड रहता है, प्रोग्राम मोड रहता है,
रिमोट लोकल रहता है, रिमोट मोड रहता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि आप जो लैपटॉप होता है या फिर पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हो। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया, पावर पॉइंट खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया और सारे के सारे मिनिमाइज करके रखे हो। इधर गाना सुन रहे हो, इधर काम कर रहे हो, साइड में आपका एक पॉपअप रख दिया हो, फेसबुक भी देख रहे हो, सब कुछ कर सकते हैं एक साथ। लेकिन पीएलसी का जो सीपीयू होगा उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम रह सकता है, एक एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोग्राम रहेगा उसमें, और कोई प्रोग्राम नहीं रह सकता है, और एक ही प्रोग्राम को और रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप दो प्रोग्राम रख दोगे और ये भी एग्जीक्यूट करेगा, वो नहीं। एक ही प्रोग्राम होगा और उसी प्रोग्राम को वो रिपीटेडली अपने होल लाइफ टाइम में उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसीलिए अनलाइक आवर पीसी और पीएलसी सीपीयू प्रोसेस ओनली वन प्रोग्राम रिपीटेड। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट क्या है? इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन। अब इनपुट आउटपुट आईओ सेक्शन बोलते हैं। इनपुट आउटपुट सेक्शन क्या है भाई? आईओ सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे आप फिजिकल जो रियल टाइम डिवाइसेस है उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपका स्विच हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, उसको डायरेक्टली आप पीसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन पीएलसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो फैसिलिटी कौन देता है? आईओ कार्ड्स देते हैं, आईओ सेक्शन देते हैं, इनपुट आउटपुट सेक्शन, ठीक है। तो द आईओ सिस्टम प्रोवाइड्स द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द पीएलसी। फील्ड और पीएलसी, फील्ड किसको बोल रहे हैं? जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड है, और पीएलसी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। The physical devices or instruments or sensors or your control elements, those are connected to the PLC, can be classified into two categories. दो कैटेगरी क्या है? या तो वो इनपुट डिवाइसेस होंगे या फिर वो आउटपुट डिवाइसेस होंगे। नाउ ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनको भी आप फिर से कैटेगराइज कर सकते हो। या तो वो डिजिटल इनपुट होगा, या फिर डिजिटल आउटपुट होगा, या फिर एनालॉग इनपुट होगा, एनालॉग आउटपुट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पीएलसी में जितने सारे आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं उसको हम दो कैटेगरी बोल सकते हैं। एक तो हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डिजिटल इनपुट होगा या एनालॉग इनपुट होगा। आउटपुट भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डिजिटल आउटपुट होगा या फिर एनालॉग आउटपुट। तो टोटल कितने टाइप के सिग्नल मिले पीएलसी में? 4 टाइप के सिग्नल मिले। आपके हजारों इंस्ट्रूमेंट है लेकिन सिग्नल कितना आ रहा है? 4 टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। एक डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट। और ये चारों टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पीएलसी में 4 टाइप के कार्ड्स आते हैं। क्या क्या कार्ड होते हैं? डीआई कार्ड, डीओ कार्ड, एआई कार्ड, एओ कार्ड। डिजिटल इनपुट कार्ड, डिजिटल आउटपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड, एनालॉग आउटपुट कार्ड। और इन कार्ड के अलावा और 2 स्पेशल टाइप के कार्ड आते हैं। स्पेशल टाइप के क्या क्या कार्ड आते हैं? 2 कार्ड होते हैं, एक होता है थर्मोकपल के लिए और एक होता है आरटीडी के लिए। तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कार्ड्स। जहां पे जरूरत होता है वहां पे हम लगाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, थर्मोकपल और आरटीडी। आई डोंट नो यू नो अबाउट दिस डिवाइसेस और नॉट राइट नाउ, लेकिन इसका अलग अलग कार्ड आता है। तो कार्ड कितने टाइप के मिलेंगे आपको पीएलसी में? सिग्नल कितने टाइप के मिलेंगे? 4 टाइप के मिलेंगे। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। सेम टाइप के कार्ड्स मिलेंगे। उसके अलावा क्या मिलेगा? थर्मोकपल और आरटीडी का अलग सा कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक बढ़िया सा आर्किटेक्चर आपके सामने है, जिसको जो मोस्टली SLC 500 बोल के एक बहुत ही बेहतरीन पीएलसी आता है एलन ब्रेडली कंपनी का, उसका आर्किटेक्चर की तरीके से तरह ही दिख रहा है ये SLC 5 और 05। तो इसमें एक पावर सप्लाई होगा। ये आपका सीपीयू यूनिट है, दिस इज योर सीपीयू कार्ड। इस कार्ड को हम क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं, लगा भी सकते हैं। सीपीयू में 3 मोड दिख रहे हैं, रन मोड, रिमोट मोड, प्रोग्राम मोड। और इसमें कुछ एलईडीज दिख रहे हैं कि अगर सीपीयू चल रहा होगा तो फिर रन एलईडी जलेगा, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो फिर यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का फॉल्ट एलईडी जलेगा, अगर आपका इंटरनल बैटरी जो है वो बैटरी लो हो गया तो ये वाला एलईडी जलेगा।
कम्युनिकेशन अगर RS-232 का है तो फिर ये लाइट जलेगा, इथरनेट कम्युनिकेशन है तो ये जलेगा। अगर आपने किसी भी इनपुट या आउटपुट को फोर्स करके रखा हुआ है तो ये वाला एलईडी जलेगा। तो ये सीपीयू के में ही बहुत सारे एलईडी लगा के रखते हैं ताकि हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सके। इनपुट कार्ड में या तो वो डिजिटल इनपुट होगा या फिर एनालॉग इनपुट होगा। तो दो टाइप के इनपुट कार्ड है, इनमें क्या अंतर है वो बाद में बता रहा हूं मैं। आउटपुट कार्ड में भी या तो डिजिटल होगा या एनालॉग। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? समरी लेते हैं। क्या देखा हमने? देखा कि भाई पीएलसी जो है, पीएलसी इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर that can talk easily with the real time equipments और machines। क्योंकि अपने कंप्यूटर से हम रियल टाइम मशीन क्या यूज कर सकते हैं? हार्डली आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, स्पीकर कनेक्ट करते हो गाना सुनने के लिए, माइक्रोफोन कनेक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपको फैन को कनेक्ट करना है तो आपको एडिशनल डिवाइसेस लगाने होते हैं। पीएलसी में वो क्या है, वो सब ऑलरेडी इनबिल्ट आ रहे हैं कार्ड्स में, तो आप डायरेक्टली आप कनेक्शन कर पा रहे हो। थर्मोकपल का कनेक्शन कर पा रहे हो, आरटीडी का कनेक्शन कर पा रहे हो, स्विचेस का कनेक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, और कितने स्विचेस कनेक्ट करोगे, कितने फैन या फिर आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल करोगे, उसके हिसाब से हमको पीएलसी सिलेक्ट करना होता है। पीएलसी को सिलेक्ट करने से पहले वो सारा चीज देखता है। पीएलसी मोस्टली वर्क्स इन 24 वोल्ट डीसी। All the field equipments can be divided into 4 basic types. क्या क्या? एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। And to communicate with these devices, PLC has similar 4 types of cards. समझ में आया बात? समझ में आया सबको? यस सर। तो अभी आप बताओ मेरे को कि आप डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल बोलने से क्या समझ में आता है? व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? टेल मी। डिजिटल सर जो कंप्यूटर के द्वारा मतलब कंट्रोलेशन पूरा कंप्यूटर डिजिटल वे में होगा सर, और एनालॉग बाय मैनुअल वे में होगा सर। नहीं हुआ? एनीबॉडी एल्स? प्रिंस? एनालॉग जो कैसे बोलोगे कि डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है? सर मेरा भी यही होगा। डिजिटल सिग्नल बोलने से क्या समझ में आता है, एनालॉग सिग्नल बोलने से क्या समझ में आता है? डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल है जो कोई भी 2 स्टेट में रहता है, एनी 2 स्टेट, या तो हाई या फिर लो, या स्टार्ट या फिर स्टॉप, एनी 2 स्टेट। इंटरमीडिएट कोई स्टेट नहीं है इसका। समझ में आया? एनी सिग्नल मैं दिखाता हूं। डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है? पकड़ लो आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, ठीक है, प्रेशर मेजर कर रहे हो, तो ये प्रेशर जो है वो प्रेशर तो 0 से लेके पकड़ लो आपका मैक्सिमम है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये प्रेशर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, वेरी करेगा, कुछ भी वेरी करेगा। कभी वो 50 kg जा रहा है, कभी वो 60 kg जा रहा है, कभी वो 0 पे आ रहा है, कभी वो 10 kg जा रहा है। प्रोसेस पे कुछ भी वेरिएशन आ रहा है कि नहीं? तो अगर वो वेरिएशन है कंटिन्यूअसली, तो ये क्या टाइप का सिग्नल हो गया? किस टाइप का सिग्नल हो गया? डिजिटल सिग्नल। ये हो गया एनालॉग सिग्नल। आपके सामने जो है ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। अब कोई भी सिग्नल जो होता है, अगर करंट है, वोल्टेज है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कोई भी सिग्नल है, तो उसको हम अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो उसको, तो फिर वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। दिस इज माय एनालॉग
सिग्नल, सॉरी एनालॉग सिग्नल। अब अगर इस एनालॉग सिग्नल जो है यहाँ पे मैं ट्रांसमीटर यूज ना करके मैं अगर क्या कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू जो है ना वो मैं एक टाइम इंटरवल पे देख रहा हूँ कि मैं हर 1 मिनट पे एक बार देखता हूँ या फिर हर 1 घंटे पे एक बार मैं देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या है। तो एक पहला ये देखा यहाँ पे, फिर जब दूसरा ओवर पे देखा टी टाइम के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे ये सिग्नल मिला मेरे को, फिर थर्ड इंटरवल पे मेरे को ये वाला सिग्नल मिला, चौथे इंटरवल पे ये वाला सिग्नल मिला। ये जो इंटरवल पे मैं देख रहा हूं जाके सिग्नल को, तो वो क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो ये हाई हुआ था ना वो वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है मेरे को। समझ में आ रहा है? आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ले लो कि आप कोई भी एक चीज का वेरिएशन देख रहे हो और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हो कि कितना जा रहा है कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अप डाउन हो रहा है। दूसरा है कि आप हर 1 मिनट पे जाके देख रहे हो कितना हो गया, अच्छा इतना है, फिर चले आए, फिर 1 मिनट के बाद गए देखा कितना हो गया, तो इसका बीच का जो वेरिएशन है वो आप मिस कर दे रहे हो। तो ये क्या सिग्नल बन जाएगा, अभी देखो ये क्या सिग्नल बन गया, ये डिस्क्रीट सिग्नल बन गया। क्या सिग्नल बन गया, डिस्क्रीट सिग्नल बन गया, अभी कंटिन्यूअस नहीं रहा है। अब अगर मैं इसी डिस्क्रीट सिग्नल को, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट, दूसरा जो बोल रहा हूं वो क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल। अब इसी डिस्क्रीट सिग्नल को अगर मैं ट्रिम कर दूं, 2 लेवल पे मैं ट्रिम करता हूं कि ये पर्टिकुलर एक लेवल रख दिया और ये पर्टिकुलर एक लेवल रख दिया कि भाई इस रेंज से ये हाई वैल्यू है मेरा और ये लो वैल्यू है, कि इस रेंज का ऊपर में जो भी सिग्नल होगा उसको मैं हाई वैल्यू या फिर 1 पकड़ूंगा, और इस जो लो वैल्यू है इसके नीचे वाला कोई भी सिग्नल को मैं 0 पकड़ूंगा या फिर लो पकड़ूंगा। ठीक है, अब 1 या 0, अब मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हो सकता है वो इस लेवल से ऊपर यहाँ पे गया हो या फिर हो सकता है यहाँ पे गया हो ऊपर में, दोनों ही केस में मैं सिर्फ क्या पकड़ रहा हूँ, हाई पकड़ रहा हूँ। और यहाँ पे अगर वो हो सकता है कि नीचे वो इस लेवल पे भी हो, इस लेवल पे है, इस लेवल पे है या फिर इस लेवल पे है, तो कितने पे है उससे मतलब नहीं है, वो इस जो रेंज है उस रेंज से नीचे है तो फिर मैं उसको 0 पकड़ रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे मेरे को मिला 2 स्टेट, या तो 0 या 1। 0 मतलब लो, हाई 1 मतलब हाई। हो सकता है इसको मैं बोलूं स्टार्ट या फिर स्टॉप, तो कोई भी 2 स्टेट पे जो सिग्नल रहेगा उसको हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। ठीक है, समझ में आया? देखो ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, इन चीजों का समझ आने के लिए ही आप लोगों को बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यू पीपल एग्जैक्टली डू नॉट नो व्हाट इज व्हाट। आप जो पढ़ रहे हो ना एकेडमिक में वो सफिशिएंट नहीं है। जो हमारा लैंग्वेज होता है इंडस्ट्री का, वो लैंग्वेज ही आप समझने के अभी तक काबिल नहीं। तो बढ़िया से समझो मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ दिनों तक रहोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये जो मैं देख रहा हूँ ना कि सिर्फ ओनली 4 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द सेशन, इट्स रियली मींस रियली पेनफुल कि आप लोगों को फ्री में ट्रेनिंग मिल रहा है, वहां पे भी लोग आना नहीं चाह रहे कि क्यों नहीं आ रहे हैं? डेफिनेटली उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं। कि अगर उनको ये पता लगता, कब पता लगेगा, ये भी लिख के रख लो, मैं बोल रहा हूँ आप निकलोगे कॉलेज से उसके बाद पता लगेगा, अगर इंडस्ट्री में जाते हो तब जाके पता लगेगा कि ये जो चीज आप मिस कर रहे हैं, अरे यार कितना इंपॉर्टेंट था। आपके सेमेस्टर एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेमेस्टर एग्जाम पास करोगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप बाहर निकलोगे तो आपको जॉब चाहिए। जॉब के लिए आप प्रैक्टिकल चीजें स्किल आपके पास है नहीं, या तो स्किल चाहिए या फिर कोई रेफरेंस चाहिए। अगर बड़ा रेफरेंस है तो ठीक है, या फिर एकेडमिक में बहुत अच्छा रिजल्ट है तो ठीक है।
समझ में आ रहा है मेरी बात? सर बताओ बोल रहे हैं सर्टिफिकेट भी मिलेगा सर, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो? क्या चीज? ये जो कर रहे हैं क्लास का मतलब सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो जो अटेंड करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो अटेंड नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। यस सर। ठीक है, हम अटेंडेंस रखते हैं ना, तो अटेंडेंस जिस चीज का रहेगा बढ़िया उसी को सर्टिफिकेट देंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट पास करोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। यस सर। ऐसा नहीं है कि सर नाम तो लिखा है थे एक तो सर्टिफिकेट दे दीजिए ना भाई, हम सर्टिफिकेट पास बांटने नहीं बैठे। आप लोगों को बता दें कि बहुत सही से सीरियसली समझना मेरी बात। द लाइफ यू आर लीडिंग राइट नाउ ना, इट इज कॉम्पिटिटिव, ये बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे जब आप इंडस्ट्री के अंदर पैर रखोगे, वहां पे जाके देखोगे एक टेक्नीशियन आपसे बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, आपका सैलरी से बहुत अच्छा सैलरी लोग टेक्नीशियन को देने को तैयार है, एक ITI होल्डर को देने को तैयार है, लेकिन डिप्लोमा इंजीनियर बीटेक इंजीनियर को उतना पैसा देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको वो प्रैक्टिकल काम नहीं आता है। आप लोगों को क्या लगता है ना कि चलो यार पास कर लेंगे, जब हम नौकरी पे जाएंगे तो सीख जाएंगे, बट सिखाएगा कौन? ये वही लोग जानते हैं जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना फील्ड में। उनसे पूछोगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली फील्ड पे सिखाने वाला कोई है नहीं। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तब भी हमको भी सिखाने वाला कोई था नहीं। आप लोगों को बता दें कि हमारा रिजल्ट निकलने से पहले हमारे हाथ में जॉब था, वो भी DLF पावर पे था। उसके बाद हम जब नौकरी करने गए तो 1.5 साल 2 साल निकल गया और हम लिटरली आई वाज क्राइंग कि यार कोई तो ऐसा मिल जाए जो हमको थोड़ा सा काम सिखा दे, बिकॉज आई वाज फीलिंग इनसिक्योर। आपका जॉब आपके पास बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा अगर आपको काम ना आए, लेकिन आपका सीनियर आपको सिखाने के लिए कभी भी ये नहीं है। आज जो बोल रहा हूँ ना, 2 साल के बाद निकलोगे आप लोग, 2 साल के बाद जब निकलोगे तब मेरी बात को याद करना कि सर ने ऐसा बोला था और वो सही है कि नहीं है वो पता कर लेना। एक एक वर्ड में जो बोल रहा हूँ वो 100% आपको सही लगेगा, उस वक्त रियलाइज होगा कि हाँ यार ये तो ऐसा ही है, फील्ड ऐसा ही है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने एक स्टेट पे काम नहीं किया, आसाम से लेकर राजस्थान तक हर एक स्टेट पे काम किया है और हर एक स्टेट की इंडस्ट्री को जानता हूं मैं, हर एक स्टेट के लोगों को जानता हूं। हजारों लोगों के ऊपर काम किया है मैंने, हजारों लोगों से मैंने बातचीत किया है, देखा है। जब हम इंटरव्यू लेते थे ना तो आप जैसे लड़कों को क्या पूछे वो समझ में नहीं आता था, बिकॉज यू पीपल डू नॉट नो एनीथिंग। आपको एकेडमिक पूछ के अगर सिलेक्ट भी करेंगे तो क्यों करेंगे? इसीलिए जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे कोर इंडस्ट्रीज नहीं जाते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, जाता है तो IT कंपनी जाता है, क्योंकि IT कंपनी को कोई मतलब नहीं है आपके स्किल से। उसको चाहिए कि यार डाटा दे देंगे, आपको एंट्री करना है, वहां से 2-4 लोग निकल जाएंगे जो कोडिंग वगैरह करेंगे, एडिशनल स्किल्स अचीव करेंगे और आगे निकलेंगे, बाकी सब लोग बैठ के डाटा एंट्री करते रहेंगे। यही हो रहा है इंडिया में, स्किल सेट नहीं है। एक तरफ आपका जॉब्स की कमी, दूसरी तरफ जॉब जितना है उसको वो जॉब करने के लिए हमारे पास वो अच्छे इंजीनियर्स नहीं है। ये तो देश का हालत है और सब लोग मस्ती में अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो टाइम पास, क्या जाता है यार? समझ में नहीं आता है ग्रुप में कितने 150 से 200 बच्चे हैं और 5 लड़के अटेंड कर रहे हैं। या तो मेरे को खुद पे डाउट हो रहा है कि मैं क्या सही से अच्छा पढ़ा पाता हूँ नहीं पाता हूँ, या फिर लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसा रहेगा तो फिर थोड़ी ना कराने का मन चाहता है। लोगों को सीखना ही नहीं है तो फिर क्यों कराएंगे, है ना? हम आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं पैसा, फिर क्यों कर रहा हूं मैं? क्या फायदा है मेरा, आपको बताओ करना आप। 100%। मैं जो आप लोगों को यहाँ पे सिल्क बैठ हम के लोग को अच्छा सिल्क मिले अच्छी तरह से। एक चीज बताओ, अगर डेमो क्लास देना होता मैं 1 या 2 क्लास देता, है ना? मैं इतना मेहनत करके, मैं इतना चिल्लाता क्यों, मेरा शाम खराब करके मैं क्यों बैठा हूँ आप लोगों के साथ? इट इज अ मिशन। ये ऐसा नहीं है कि
जो बच्चे समझते हैं ना, आप लोगों में से ये मेंटालिटी आपका नहीं है यार, हम लोग जब स्टूडेंट थे तब हमारा भी था। आई कैन अंडरस्टैंड कि यार चलो हो जाएगा, कोई कहीं से एक सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लेंगे। ये एक बात कान खोल के, दिमाग खोल के, हर एक चीज खोल के, ये जो कंट्रोलर है ना उसका प्रोग्रामिंग में डाल लो कि सर्टिफिकेट से इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। यस सर। सर्टिफिकेट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये लिख के रख लो कि आपका जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट ना, वो सफिशिएंट है। दैट इज अ गेट पास ओनली कि आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप जो अपना बायोडाटा बनाओगे, पकड़ लो, आज नहीं तो कल निकलोगे ना, आज नहीं तो कल आप कॉलेज से निकलोगे, निकलने के बाद आपको एक रिज्यूमे बनाना है, बायोडाटा बनाना है, और उसमें लिखना है कि आप क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो, आप में क्या क्वालिटी है। आप क्या लिखोगे कि हमने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, हमने एक प्रोजेक्ट किया है, वो भी कहीं से 5,000, 10,000, 20,000 देके खरीद लिया है, और प्रोजेक्ट के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो फिर आप बता नहीं पाओगे, और फिर इंटरव्यू पे बैठ के बाल खुदाओगे, ऐसे ऐसे आ रहे कुछ था यार, मैं पढ़ के आया था, दिखा दूंगा, मैं भूल गया। ऐसे करने से नहीं होता है दोस्त। आप अगर पढ़ के आए थे, आप भूल भी गए हो, तो उससे क्या मतलब है इंडस्ट्री को। जो हम गवर्नमेंट नौकरी तो इतना सा है, हार्डली 2%, 3%, 5% हो गया गवर्नमेंट नौकरी। उसके बाद प्राइवेट, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है ना, याद रखो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर बिजनेस हाउसेस। वो आपको आपके घर चलाने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। वो आपको तभी पैसा देगा जब आप उस लायक होगे कि आप कुछ काम करके उसको दे सकते हो। अगर मेरा फायदा होगा तभी मैं आपको पैसा दूंगा, अदरवाइज व्हाई शुड आई पे यू। देना है क्या पैसा, बताओ, आप दोगे? आप पकड़ लो, आपने आपका पॉकेट का 50 लाख रुपया खर्चा करके आपने एक इंडस्ट्री लगाया, और फिर आप रिक्रूट कर रहे हो एक ऐसा आदमी जो कुछ काम नहीं जानता है, सिर्फ ईगो लेके घूम रहा है, कॉलर ऊंचा करके कि मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग बोलने से थोड़ी ना इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग करने से होता है इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो, और अगर आप एक मशीन को ठीक नहीं कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वो समझ में ही नहीं आता है, तो काहे का इंजीनियर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, यू पीपल आर हियर, बट मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतने सारे बच्चों में से कोई नहीं आ रहा है क्लास करने। मजाक है क्या? और जो मैं एफर्ट दे रहा हूँ ना, आप घूम के आ जाओ, कोई नहीं सिखाने वाला है आपको ये सारा चीज, कोई नहीं सिखाएगा। हमको नहीं मिला था, इसीलिए हमने ये शुरू किया था। और आपके सामने जो हम बैठे हैं ना, अगर आप इंटरव्यू पे आते तो फिर आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे। हमने आज तक अपने करियर पे 300 से 500 लोगों का इंटरव्यू लिया है, उतने लोगों को रिजेक्ट किया है, उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन खोले हैं कि यार इतना अच्छा अच्छा एकेडमिक रिजल्ट लेकर लड़का लोग आता है, उनको कुछ पता ही नहीं है काम क्या है, काम कैसे करना है, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इंजीनियर है बोल के घूमते रहते हैं। तो ईगो एटीट्यूड से इंजीनियरिंग नहीं होता है। एक हवा भरा हुआ बैलून बन के क्या फायदा होगा? बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाओ, सॉलिड पीस बनो, इतना सॉलिड बनो कि यार कुछ कर सकते हो, चाहे नौकरी मिले ना मिले, हम इंजीनियरिंग करके इंजीनियर्स हैं तो फिर कुछ खुद से कर सकेंगे, खुद से बना सके। वो जज्बा होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो आपके साथ रहेगा, वो है आपका नॉलेज। अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग नहीं जानते हो तो एक मैट्रिक पास लड़का, एक डिप्लोमा पास लड़के में क्या अंतर, एक हायर सेकेंडरी पास लड़का या एक बीटेक इंजीनियर में क्या अंतर रहता है, अगर हमको इंजीनियरिंग समझ में ना आए। सॉरी, आई वाज टेम्पर्ड टुडे, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सही में बड़ा दुख लगा मेरे कि 180 150 लोग, मैं सोच रहा था यार 100 तो कैपेसिटी है, मैं आई वाज गोइंग टू पे एडिशनल फॉर दिस जूम, टू दिस जूम, फॉर दिस क्लास, कि इतने सारे बच्चे हैं यार कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे मस्त घूम रहे हैं, क्लास में ही नहीं आते हैं, तो क्या सिखाओगे उनको, काहे का एफर्ट देना? हम अपनी लाइफ अपने मस्ती में जिए।
ठीक है, चलो आप लोगों को करना होगा तो आएंगे, नहीं करना होगा तो जो जो आएगा उसी को सिखाएंगे। एनीवेज चलो भाई, सर आप लोग रेगुलर रहेंगे सर, नहीं यार देखो, 6 बजे आप रेगुलर लोग रहेंगे ना सर? अमरेंद्र जो आएगा उसको मैं सिखाऊंगा, उसमें एक लड़का भी रहेगा तब भी मेरा एफर्ट उतना ही रहेगा जितना 100 लड़के आएंगे तब भी, ठीक है। यस सर। अगर एक भी लड़का आएगा मैं उसी को सिखाऊंगा और उसको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, और वो आगे रहेगा 10 बाकी 10 लड़कों से काफी आगे रहेगा दौड़ में। यस सर। ये जो टाइम है ना, ये टाइम वही है जहाँ पे दौड़ना है, तो फिर जो कौन कितना कस के अपना जूते का लेस बांध सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं, और अगर आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा तो फिर, या फिर आएगा और मेरे से सीखेगा तो मेरे पे एहसान कर रहा है, थोड़े ना मेरे पे एहसान करेगा, है नो ना। सर, खुद के लिए सर। तो आपको जो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपके कॉलेज में कोई बताएगा? नो सर। अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, 3 तो क्लास हुआ है आप, है ना। यस सर। हम एक तो सवाल पूछ लिया आप लोगों से, आप लोगों का मैं जानता हूँ उस लेवल पे आए ही नहीं हो अभी तक। बता सकते हो मेरे को कि पकड़ लो, एक मशीन है और 10 मेगावाट आवर का मशीन है, ठीक है। सब इलेक्ट्रिकल के हो ना, बताओ मेरे को, 10 मेगावाट आवर का मशीन है, वो उसका पावर कितना होगा? टेन मेगावाट आवर का एक मशीन है, उसका पावर कितना होगा बताओ? टेन मेगावाट आवर का एक मशीन है मैंने बोला, इसका पावर कितना होगा? आप लोग कौन से सेमेस्टर में हो? सर 5th सर। 5th सेम डिप्लोमा? यस सर। ओके, तो ये तो एकदम फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है। एक मशीन है जिसका कैपेसिटी है 10 मेगावाट आवर, मैं बोल रहा हूँ, तो इसका पावर कितना होगा? किसी के पास जवाब नहीं है, समझ में आया बात? आप लोगों को पता नहीं है कि वाट में और वाट आवर में क्या अंतर है, पता है? वाट क्या होता है, वाट आवर क्या होता है, बताओ। डिफरेंस बिटवीन वाट एंड वाट आवर बताओ। नहीं पता। पावर फैक्टर क्या होता है बताओ। व्हाट इज पावर फैक्टर? एक मशीन का पावर फैक्टर अगर मैं बोलूं 0.85 है, उससे क्या समझ में आएगा? cos पाई। एक मशीन का पावर फैक्टर मैं बोल रहा हूं 0.85। इससे क्या समझ में आता है आपको? कुछ समझ में नहीं आता। तो ये तो हालत है, वो हम जानते हैं, आप लोगों का हालत ये है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं ताकि आप लोगों का ये इस कम से कम इस कैडर में तो ना रहो कि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। आपको अगर हम पूछे कि जाओ अमरंद एक काम करो, 1 किलो आलू लेके आओ, आपको समझ में आएगा ना 1 किलो आलू? ना नहीं समझ में आएगा? आएगा। आलू का साइज समझ में आएगा, 1 किलो आलू कितना होता है वो समझ में आएगा। आप बैग लेके जाओगे, आप वो बोरा लेके नहीं जाओगे 1 किलो आलू लाने के, जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। आर यू देयर अमरेंद्र? आपको अगर मैं बोलता हूँ 1 किलो आलू लेके आओ, आपको समझ में आएगा ना कि 1 किलो आलू ही लाना है भाई। तो आलू को जानते हो, आलू क्या होता है, 1 किलो कितना आलू होगा। आपको एक बैग लेके जाना है, आपको बोरा लेके नहीं जाना है। अभी आप लोगों का हालत ऐसा है कि आपको अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर दूध लेके आओ, तो क्या बैग लेके जाओगे क्या? नहीं ना जाओगे दूध लाने के लिए। पतीला लेके जाओगे, 1 लीटर दूध लाएंगे, है ना। ना ड्रम लेके जाओगे 1 लीटर दूध लाने के लिए।
ड्रम लेके नहीं जाओगे। तो क्यों है ऐसा? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है वो सारा चीज कि क्या चीज मैं लाने जा रहा हूँ, उसका यूनिट क्या है, उसका क्वांटिटी कितना होगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि 10 मेगावाट का पावर है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं जब बोल रहा हूँ कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मशीन कर क्या रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है P = V × I, आपने पढ़ा है कि I²R, और वो क्या होता है वो पता नहीं, ऐसा फॉर्मूला होता है, इसको डालेंगे और निकाल देंगे, आंसर हो गया, खत्म। 10 मेगावाट पावर सस्टेन इन 1 आवर, 10 मेगावाट आवर। सिद्धार्थ, 10 मेगावाट आवर का मतलब क्या होता है? 10 मेगावाट आवर इन 1 आवर, है ना? तो मेरे को बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ मशीन का पावर है, मशीन कंज्यूम कर रहा है या फिर जनरेट कर रहा है 10 मेगावाट आवर, तो उसका पावर कितना है बताओ ना। व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट मशीन? मैं बोल रहा हूं कि 10 मेगावाट आवर, 10 मेगावाट आवर जनरेटेड और कंज्यूम, एनीथिंग इट माइट बी, कंज्यूम्ड और जनरेटेड, तो इस मशीन का पावर कितना होगा? पावर कितना होगा बताओ? 1 घंटे में कितना जनरेट करेगा? सबसे पहले ये जानो कि ये जो मैं पूछ रहा हूं, ये मेरा सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत कर रहा हूं। सवाल क्यों गलत कर रहा हूं? क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं आपको कि 10 मेगावाट आवर, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं एनर्जी, और जब मैं एनर्जी बोल रहा हूं तो मैंने ये नहीं बताया आपको कि 10 मेगावाट आवर कितने टाइम पे जनरेट हुआ, है ना? हो सकता है कि 10 मेगावाट आवर उसने 1 घंटे पे जनरेट किया, या फिर 10 मेगावाट आवर 1 घंटे पे, 1 दिन पे जनरेट हुआ, 24 आवर्स, इन 24 आवर्स। सो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि मेगावाट क्या है, मेगावाट आवर क्या है, किलोवाट क्या है, किलोवाट आवर क्या है, वाट क्या होता है, वाट आवर क्या होता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो सवाल ही आधा अधूरा है कि ये फिर पूरा है ना? चलो ये सारी बातें हम करेंगे, आगे के क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आज का क्लास से क्या सीखने को मिला ये बताओ। आज के क्लास से क्या सीखने को मिला? तो हमने देखा आज कि हम ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन के लिए क्या करते हैं। ऑटोमेशन मतलब होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स, और मशीन को अगर कंट्रोल करना है, किसी भी मशीन को, किसी भी पैरामीटर को कंट्रोल करना है, तो हमको उसको सेंस करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, कंट्रोलर चाहिए। तो हमने देखा कि हमको इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए हम सेंसर लगाते हैं, कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, हमको पीएलसी लगाना है, और पीएलसी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसमें 4 टाइप के कार्ड होते हैं, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट कार्ड होते हैं, और ये 24 वोल्ट डीसी में काम करता है। अभी आगे चल के हम ये देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पीएलसी का प्रोग्रामिंग कैसे करना है, उसके साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको कैसे अटैच करना होता है, ठीक है? ओके, चलो आज के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय।